हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में बात करा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों इतना ज़रूरी है, क्या इतना ये ज़रूरी है, तो हमें ये जानना है। तो हमें इसके कुछ फीचर्स जो या इम्पोर्टेंस आप कह लो, जो ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ये आपको दिखाई देंगे किसी न किसी केस स्टडी या किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू, या 3 मार्क्स या 6 मार्क्स या 4 मार्क्स जो भी है उसमें आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपने फीचर्स में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप गोल है, उसी प्रकार से इम्पोर्टेंस में भी सेम ही है कि मैनेजमेंट जो है मदद करता है किसी और उद्देश्य या किसी गोल को या किसी लक्ष्य को। तो इसमें मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि ये है क्या। नीडलेस टू से दैट इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी टू अचीव ग्रुप गोल्स। मैनेजर्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब क्या है, जो मैनेजर है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है, जो भी निर्णय लेते हैं या कोई भी टारगेट बनाते हैं, वो अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट को उस तरीके से एफर्ट डालते हैं, उनके ऊपर डायरेक्शन देते हैं कि किस काम को किस तरीके से किया जाए और कितना हमें उससे बेनिफिट मिले। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मदद करता है एक अचीविंग ग्रुप गोल्स को सेट करने के लिए। आप यहाँ पेपर में इजी वे में से लिख सकते हैं कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई डायरेक्शन या कोई एफर्ट, उसके ऊपर एफर्ट लगाता है कि जिससे कि वह अपने जो भी ग्रुप गोल बनाया है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टारगेट होगा उसको अचीव कर सके। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैंने वही आपको बताया था, उसमें ये सेम फीचर्स ही है, बट इसमें थोड़ा क्या है, इसमें एक बार देख लीजिए। मैनेजर इंक्रीज एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। यानी जो भी हमारे क्या नाम है गुड्स या कैपिटल गुड्स हो गई, उसको यूज़ करके विदाउट वेस्टिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है कि आप जो है किस तरीके से अपने एफिशिएंसी को यूटिलाइज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, कि जिससे आपका काम एफिशिएंसी का मतलब कुशलतापूर्वक हो सके। तो आप यहाँ इसमें लिखा हुआ है मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, ये सब चीज़ों से जो है हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, इससे हमारी कार्य कुशलता भी बढ़ती है। अब इसमें ये आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान के चलिए आपके जितने भी ये 8 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, इसमें आप सभी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंस में बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये इंपॉर्टेंस में हर लाइन में आपका चल जाएगा। ऊपर वाली जो लाइन है आपकी अचीविंग ग्रुप गोल्स, या प्लानिंग में डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डाल सकते हैं, डायरेक्टिंग में डाल सकते हैं, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब में डाल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एवरी changing environment to face a changing environment. Many changes need to be made in the organization as well, but people resist changes. Manager creates a favorable environment through introducing employees to the benefits of adapting to changes. यानी कहने का मतलब क्या है कि हर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, जिससे कि क्या है उसका जो इन्वायरमेंटल है वो एक डायनेमिक हो, यानी प्रकार से समय के साथ बदले। वही इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट में जो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना। मान के चलिए कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, अभी भी उसमें अपग्रेडेशन नहीं आई। जैसे आप मान के चलिए 4G आया था, अब 5G आ चुका है। पहले 4G में क्या था, इंटरनेट नहीं चलता था बिल्कुल भी, क्या नाम है, हमारा जो नेटवर्क था वो भी कम आता था और
कई सारी बुफरिंग्स देखने को मिलती थी यूट्यूब्स पे या XYZ। तो अब क्या है 5G आया है और 5G में जो है वो कई सारे चेंजेस आए हैं, जिस कारण आप देख सकते हैं कि वो अपग्रेड हुआ है, यानी उसका मतलब है डायनेमिक चेंजेस हुआ है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि डायनेमिक चेंजेस क्या मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या ईयरली चेंज होना पड़ता है। इससे क्या है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इन्वायरमेंट है उनको जांच सकते हैं और अडेप्टिव चेंजेस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम 4th पॉइंट पर चलते हैं। 4th पॉइंट का है मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग पर्सनल गोल। मैनेजमेंट जो है अपने एवरी एम्प्लॉयज़ वांट टू गेट सुटेबल remuneration, a share in a profit, participate in management, promotion, etc. in the form of his personal objectives। कहने का मतलब है हर एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका एक वो इच्छा ये है कि वो उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिले, अच्छा खासा उन्हें प्रमोशन मिले, अच्छा खासा उन्हें पार्टिसिपेशन मिले कि क्या नाम है हर ऑर्गेनाइजेशन में उनका भी मतलब समर्थन लिया जाए कि उन्हें क्या डिसीजन करना है, क्या कैसे डिसीजन करना है, कि मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मिलकर के क्या नाम है किसी ग्रुप को क्या नाम अचीव करने का टारगेट सेट करें। तो इसमें क्या है, इसलिए इसमें ये लिखा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। आपने इसमें 3 पढ़ा होगा, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, यानी इसमें बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अंदर की, यानी उनकी सैलरी के बारे में ध्यान रखना, उन्हें पार्टिसिपेशन देना, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना। ये उद्देश्य जो है उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट जो है मदद करता है। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसमें थोड़ा ऑनलाइन बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स कैन ओनली बी अचीव्ड इफ दे वर्क विल यूजिंग देयर full abilities. Managers make employee able through motivation, good leadership and open communication. As a result, they attain their individual objectives. अगर मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, लीडरशिप करेगा, कम्युनिकेट करेगा उनसे, यानी बातचीत करेगा कि वो उनको कैसे काम कराना है, उन्हें क्या असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ करानी है, उन्हें कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करवाने हैं या कौन सा कार्य जो है उन्हें सौंपना है। अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर तालमेल अच्छी रहती है, कोऑर्डिनेट रहता है, तो इससे क्या है उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट में क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपिंग सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ वो सोसाइटी का भी ध्यान रखता है, जिसमें हमारा सोसाइटी भी आती है, जैसे पॉल्यूटेड ना करना, हमारा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना। तो इसमें क्या है कि हर क्या नाम सोसाइटी के सोसाइटी में जो है मैनेजर्स जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ध्यानपूर्वक रखना होता है कि अपने जो गुड्स बनाते हैं वो क्वालिटेटिव में हो, प्राइस रीज़नेबल हो, और जो भी मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति उसको आराम से परचेज़ या सेल कर सके। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना होता है, हर मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि हमें सोसाइटी को भी साथ में लेके चलना होता है। अकेले या पर्सनल अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ना देख करके सबके बारे में सोचना होता है। यही इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ, इस पर पढ़ के। मैनेजमेंट हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी की ओर मैनेजर बाय फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट of society. These responsibilities include providing employment opportunities, preventing environment from getting polluted, making available good quality products at a reasonable price etc. मैंने वही आपसे बात करी कि पोल्यूटेड ना करना, एम्प्लॉयज़ को जॉब अपॉर्चुनिटी देना और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और रीज़नेबल प्राइस में देना। यही सोशल ऑब्जेक्टिव तो है, ये सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। अगर आप ये चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप जो है मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपके लिए सेपरेट बता दूँगा।
तो मैं अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो हम बात करते हैं 1.2 मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अच्छा, हमने बात कर ली इसके ऑब्जेक्टिव्स की, बात कर ली हमने, फीचर्स की बात कर ली हमने, इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर ली। अब इसमें मैनेजमेंट जो है 3 प्रकार से होता है। क्या है? साइंस है या आर्ट्स है या प्रोफेशन है। मैं अगर बात कहूँ तो मैनेजमेंट जो है आर्ट्स और साइंस दोनों है, बट साइंस में जो है वो प्योर साइंस नहीं है, वो अप्लाइड साइंस है। कहने का मतलब ये है कि आप जो मैनेजमेंट को देखेंगे वो हर जगह जो है यूनिवर्सल, उनकी वैलिडिटी नहीं होती है। मतलब वो एक स्थगित नहीं रहते, यानी एक बार लगा दिया मैनेजमेंट को तो वो क्या नाम है सालों साल सेम ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है मैनेजमेंट में। ये मैनेजमेंट जो है आपको पता है इन्वायरमेंटल है, डायनेमिक है, चलता रहता है और कॉन्टीन्यूसली है। तो इसमें जो है साइंस का जो है इसमें कुछ फीचर्स के मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। आर्ट्स आप पूरे कह सकते हो, मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा, तो आपको मैं बताता हूँ क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं साइंस के बारे में। मैनेजमेंट एज अ साइंस, हम किस के नाम बिहाफ में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में एक ये साइंस है। तो हम इस पर पढ़ लेते हैं। इट्स रेफर टू अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। बात तो सही है कि जो हमारी जनरल ट्रुथ है, यानी नॉलेज हो गई, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गई, उसको एक्सप्लेन करता है, सारी घटना तथ्य को बताता है। तो हम इसमें मीनिंग पढ़ लेते हैं क्या है। मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस रेफर टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ observation and experimentation and verification of this knowledge is possible. For example, a person completes his study of engineering. During the course of his study, he gets a complete theoretical knowledge of the subject. He is acquiring of knowledge in the manner as a science. यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है साइंस में उसके एक्सपेरिमेंट हो गया, उसकी नॉलेज इससे हो गई, इसमें वेरिफिकेशंस हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। इन सब को देखने के बाद हम ये कंसीडर करते हैं कि ये साइंस है। यानी मैनेजमेंट में जो है हम क्या नाम है पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने जैसे हम प्लानिंग करते हैं ना पहले किसी चीज़ के लिए, तो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि ये हमारा जो प्लान किया है वो कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से साइंस में भी यही है। साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीनिंग्स तो मैंने आपको बता ही दी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। For example, the truth of a mango falling from a tree towards the ground sampled by scientific law of gravity। ये बिल्कुल सही बोलता है कि इसमें जो है अगर कोई मैंगो ज़मीन पर गिरता है तो ये उसका एक रिलेशन दिखाता है, रिलेशन है इसके कॉजेज़ को और इफेक्ट को, कि ये प्रिंसिपल बेस्ड है। कि जैसे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, इसमें अगर कोई सेब गिर रहा है, मैंगो गिर रहा है ट्री से, तो गिरेगा तो सीधा ज़मीन पर ही ना, हवा में तो नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। अब इसके में टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये मैनेजमेंट एज अ साइंस में है या नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट ओवन देयर ऑन एंड प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड बाय दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च। यानी बात सही है बिल्कुल, कि कहने मतलब यह है कि अगर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे टॉप लेवल में मैनेजमेंट में होते हैं ना एक्सपर्ट्स, जो क्या नाम है सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके, सारे ट्रुथ्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, सबको क्या नाम है इकट्ठा करके उसकी एक एनालिसिस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये काम करेगा, कैसे करेगा। तो ऑब्जर्वेशन और हमारा एक्सपेरिमेंटेशन दोनों को क्या नाम साथ में रख करके ये कार्य किया जाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। The principles of science are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled conditions। यानी जो भी साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं,
फिर इसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हाँ अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसमें यही देख लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं पहले इसकी। आफ्टर अप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट वी फाइंड दैट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर द collection of facts, their analysis and experimentation. In other words, management came into existence because of the continuous and encouraging labor of the theorists and various people concerned. वही बात आ गई, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में वही था कि साइंस में जो है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, हमारा ट्रुथ हो गया, फैक्ट्स हो गया, सब कुछ जांच कर हम ये पता लगाएंगे कि हमारे में जो है कि ये मैनेजमेंट में जो है ये साइंस है। आप जैसे आप साइंटिस्ट को देख लो, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ छोटा सा। साइंटिस्ट है, मान के चलिए वो कोई रिसर्च करता है, सालों साल रिसर्च करता है, वो चेक करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अपने ग्रेविटी ऑफ लॉ देखता है, जितने भी उसके मतलब कोई भी XYZ जो है लॉस हो गए, उसके डायमेंशंस हो गए, सब कुछ डायग्राम्स, चार्ट, सब कुछ चेक करके वो एक बार एक्सपेरिमेंट करता है, फिर जांच करता है, फिर उसके अगर वो फेल हो जाता है फिर उसे दोबारा रिपीट करता है। तो इसमें भी मैनेजमेंट तो यही करता है कि अगर मान के चलो कोई मैनेजर है, वो कोई डिसीजन लेता है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और वो चाहता है कि वो अचीव हो, बट कभी कभार जो है वो फेल हो जाता है इस चीज़ में कि वो अचीव नहीं हो पाया, तो क्या करता है, हार तो नहीं मानता, दोबारा से रिपीट करता है, वो दोबारा से कोई ऑब्जेक्टिव बनाता है, कोई प्लान करता है, एनालिसिस करता है कि कहाँ कमी आ रही है, कि हमारी जो कमी है वो कहाँ किस तरफ हम कमी रह गई कि हमें उसको पूरा करना है। तो नेक्स्ट ईयर हो गया या कोई एक क्या नाम है, एक प्रकार से छोटा सा क्या नाम है अजम्पशन लेते हैं और उसको क्या नाम है पूरा करते हैं, और उसके बाद अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो हम ये कहते हैं ना कि मैनेजमेंट का टारगेट अचीव हो गया। हर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव कैसे होता है, इसी प्रकार से तो होता है। तो हम बात इसमें यही कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें सब कुछ पता चलता है। मतलब प्लानिंग बिना करे ही कैसे आप मान लोगे कि हाँ ये मैनेजमेंट में हुआ, नहीं हो सकता ना। अब हम इसमें बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि सारे मैनेजमेंट में एक ही प्रकार की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग कर ली, तो उसके बाद आप बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं। एक बार कर लिया तो उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं क्या नाम है होगा कि आप उसे रिप्लेस कर सको, ऐसा नहीं होता है। रिप्लेस हो सकता है, इसमें ये वाला जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये इसमें जो है अप्लाइड नहीं होती। तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एवरी सिचुएशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट to managerial knowledge and principle of management are considered to be based on truth, and they too can be applied anywhere and in every situation, but the principle of management are not exist as the principle of science, as their application may not yield the desired result always। कहने का मतलब पूछा वही मैंने आपको बताया कि आपने एक बार प्लानिंग मैनेजमेंट बना लिया, मैनेजमेंट को करने के बाद आपने ये कंसिडर करा कि इसमें नॉलेज की ज़रूरत है, हमें जो भी आपने बेस्ड हो गया, अपना फैक्ट्स हो गया, सब कुछ हो गया, आपने वो करने के बाद उसमें अप्लाइड करा, पर आपने एक बार अप्लाइड करने के बाद उसे छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता। हमें मैनेजमेंट को तो बार बार करना पड़ता है, एक बार के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से साइंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस बट एज इट्स प्रिंसिपल आर सब्जेक्टिव टू चेंज विद टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर, इट इज़ बेटर टू कॉल इट applied science or inexact science. Inexact science. Ernest Dale has called management as a soft science because its principles are not very rigid. कहने मतलब यही है। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूँ, उसके कंक्लूजन में क्या बताया गया है कि ह्यूमन नेचर जो है हमारा जो है बदलता रहता है। अब ऐसे मान के चलिए हम
हम हैं, आप हैं, या मान के चले कोई प्लान आ गया, नया सा प्लान आया, 4 बंदे हैं, 4 में से आपने किसी ने एक ने अलग प्लानिंग बनाई, दूसरे ने अलग प्लानिंग बनाई, तीसरे ने अलग प्लानिंग बनाई, चौथे ने अलग बनाई, सबकी अलग अलग प्लानिंग है, सबके अलग अलग विचार है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सबकी एक ही बार में अप्लाई हो जाएगी, जो आपने सोचा सभी वही सोचेंगे, नहीं हो सकता। तो इसमें भी वही लिखा है कि ह्यूमन नेचर्स के साथ साथ सिचुएशन हो गई या कोई चेंज हो गया, टाइम में हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसको मतलब ये थोड़ी कि क्या नाम है आप उसे साइंस मान लोगे। इसमें भी तो वही लिखा है कि ये अप्लाइड साइंस है, ना कि प्योर साइंस है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही था, मैंने आपको बता दिया, ये एक पूरी तरह से साइंस नहीं है। अगर ये 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से साइंस है, एज अ फुल साइंस और नॉट, उसमें 4 ऑप्शन में आएगा, अप्लाइड साइंस, प्योर साइंस, नॉट ऑफ दिस या XYZ, और भी कुछ पूछ सकता है इसमें। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि ये प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट एज अ आर्ट। मैनेजमेंट एज अ आर्ट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक कला है। क्या कला है? इट्स रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। Arts refer to the practical application of existing knowledge. For example, when a person after completing the course of engineering start working as an engineering in a company, his work is known as art. यानी एक वर्कर है, कोई एक व्यक्ति है जो अपनी कोर्स को है, इंजीनियरिंग की कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो अपने ही जॉब में लग जाता है। तो वो क्या है? वो एक कला है, यानी उसने सीख करके उसी अपने ही जॉब को आगे बढ़ाने की सोची, वो कला में माहिर तो हुआ। इसमें लिखा है वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट विल बी नोन बाय एप्लीकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज़ है अंडर। लिखा है इसमें साइंस एंड आर्ट, इसमें दोनों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है इन सिंपल वर्ड, आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट द टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ साइंस इज साइंस एज पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू प्रैक्टिस इन आर्ट। यानी हम साइंस को रख करके, उसके सब्जेक्ट्स को, विषय को रख करके हम इसको आर्ट्स मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, स्टडिंग इंजीनियरिंग एज साइंस एंड आफ्टर स्टडिंग वर्किंग एज अ इंजीनियर इन इज़ एन आर्ट। यानी कोई इंजीनियर है, वो साइंस की तैयारी कर रहा है, और कोई दूसरा है जो काम कर रहा है इंजीनियरिंग करके, तो वो क्या है? वो आर्ट्स ही तो है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है आर्ट्स की। तो इसमें लिखा है एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी थियोरेटिकल नॉलेज हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट भी यही है कि आर्ट्स इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। यानी कहने का मतलब है हम कैसे किसी काम को पूरा करेंगे, तो हम उसके लिए थियोरेटिकल नॉलेज की सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं या हेल्प लेते हैं, जिससे हमें जो है इसके थियोरेटिकल यानी थ्योरी जो होती है। अब आप कोई भी आर्ट्स का कोई भी बच्चा होगा, आप उससे ये पूछना कि जो भी वो अपनी हिस्ट्री की या कोई भी पॉलिटिकल की, साइंस की, XYZ को कोई सी भी पढ़ता है, तो उसमें से उसने थियोरेटिकल नॉलेज ली, यानी उसको कोई स्किल मिल गई कि हाँ वो इस बेस्ड पर में जो है कोई सी भी जॉब ले सकता है। कि मान के चलिए उसको इंडियन इकोनॉमी के फ्रांस के बारे में पता है, या ये मान लीजिए कि कोई आर्ट्स का बच्चा है, आप उससे कुछ भी पूछेंगे कि क्या नाम है, आपने कौन सी बुक पढ़ी है, क्या पढ़ा है, वो आपको तुरंत बता देगा, क्योंकि उसने वो जो नॉलेज है वो ग्रहण कर रखी है, यानी उसने एक्म्प्लिश्ड कर रखी है कि उसे पता है कि चीज़ों को क्या कहते हैं, कहाँ से होगा। और आप किसी कॉमर्स या साइंस वाले स्टूडेंट को ये बताएंगे तो उसे जल्दी समझ नहीं आएगा, पर उस बच्चे को जो आर्ट्स वाला पढ़ चुका उसे जल्दी समझ में आएगा। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये सही में सच्चे हैं और या नहीं। तो हम टेस्ट करने के बाद ये देखते हैं, इन द context management is an art as a lot of
literatures available in various areas of management like marketing, finance and human resources। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, मैंने जो अभी आपको बताया कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज है, लिटरेचर हो गया, ये हमें उपलब्ध होता है हर एरिया में। मैनेजमेंट में भी तो होता है, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एचआर हो गया, एचआरएम हो गया, जितने भी है ये सब कुछ जो है थियोरेटिकल नॉलेज में तो आता है। आप पहले नॉलेज लेते हैं कि आपको एचआर बनने में होता है, फिर मार्केटिंग के बारे में जानना होता है, फिर फाइनेंस के बारे में जानना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज अ आर्ट्स है ऑन द बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अब हम दूसरा बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज varies from the individual to individual art, therefore it's a very personalized concept. For example, two teachers, two players, two actors or two writers are always differ in demonstrating their arts। यानी कहने वाला कोई दो टीचर है, कोई दो स्टूडेंट है, या कोई भी दो व्यक्ति है जो आपस में नॉलेज को ग्रहण करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कोई टीचर हो गया, वो टीच करता है, पढ़ाता है, उसने पहले नॉलेज ली उस चीज़ की, उस किताब की। अब जैसे मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो यानी मैंने ये पहले पढ़ा है। अब मैं इसको कहीं भी अप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए मुझे कहीं एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है ना कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये मेरी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, ये मेरा पर्सनल है कि मेरे को ये इस चीज़ के बारे में, थियोरेटिकल के बारे में पता है, तो मैं इसे प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैनेजमेंट also applied theoretical knowledge of management differently depending on the how creative they are, hence management possess this feature of art too। कहने मतलब क्या है कि आप जो है मैनेजमेंट में कोई क्रिएटिविटी दिखाते हैं, एक आपके अंदर कोई कला है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, आपको हाँ ये आता है, तो मैनेजमेंट में भी तो यही चीज़ होता है कि मैनेजर को जो काम दे रखा है या कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है, उस चीज़ को वो चीज़ में एक्सपर्ट है, आप उसको वो चीज़ पकड़ाओगे। या कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एक फ़ोन की फैक्ट्री है, उसमें कई डिपार्टमेंट है। कई डिपार्टमेंट में मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है, एचआर प्लांट सुपरिटेंडेंट है, कोई भी है, मतलब सब छोटे छोटे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, उसमें कई एम्प्लॉयज़ हैं। उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि पार्ट्स कहाँ लगाने हैं, चिपसेट कहाँ लगेगी, मदरबोर्ड कहाँ लगेगा, डिस्प्ले कहाँ लगेगी। अगर आप उनको वो चीज़ क्या नाम है अच्छे से बताते हैं तो वो तो कर लेंगे। अगर आप उनको डिफ़र करते हैं यानी कहीं और की तरफ स्विच करते हैं तो वो नहीं कर पाएगा। अब मान के चलिए कुछ सेल्स डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, तो वो उसका काम तो नहीं है, उसका काम तो भाई सेल्स का है, सेल्स को देखेगा, फाइनेंस को थोड़ी देखेगा। तो उसी प्रकार से क्या है, उसको सब हर किसी के पास में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता ही होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी टू गेट द परफेक्शन इन आर्ट, कॉन्टीन्यूस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इज़ अ मस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी परफेक्शंस हो गया, उसकी क्रिएटिविटीज़ हो गई, थियोरेटिकल हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, ये सबको देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी यही होता है कि बेस्ड ऑन कोई क्रिएटिविटी होती है। मैनेजमेंट में भी तो एक क्रिएटिविटी है। आप ये बताओ, आप कोई मैनेज कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी तो है, और कुछ थोड़ी है। आपने मान के चलिए किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर दिया जो आपको पता है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि हाँ ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। मैनेजमेंट में भी यही है। तो इसमें ये देख सकते हैं टेस्टिंग में भी, जस्ट आर्ट्स कैन बी embellished with the help of practice in the same way managerial skill also improves with practice. Every manager has a desire to become a complete expert is in field. They can fulfill their desire by continuous practice. A full development manager not only molds the organization according to the changing circumstances,
but also has the capacity to change the outward circumstance according to his will. Thus, management possesses his feature of arts too. तो वही है, आपको मैंने जैसा बताया सेम, इसमें बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट भी यही होता है। अब हम इसमें बात कर रहे थे प्रोफेशन में कि मैनेजमेंट में जो है क्या ये प्रोफेशन हो सकता है। तो हम इसके पहले जो इसकी मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। इट्स रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ conducted by a person having some special knowledge and skill which is used partly to serve various section of the society। यानी कहने का मतलब कोई भी इकोनॉमिक में एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी पर्सन है जो उसके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, उसको वो सामाजिक रूप से कहने में अप्लाई कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशन है। The nature of management gives rise to an important question whether management is a profession or one has to learn the meaning of profession and understand its characteristics before answering this question। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर किसी प्रोफेशन में किसी के पास नॉलेज है, ये उसके पास स्किल है, तो वो एक प्रोफेशन भी तो कहलाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट में जो है पहले साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और हमारा आर्ट्स में जो है एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, और साइंस में जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तीनों में अलग अलग है, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तीनों का मतलब ऐसे सेम ही है, बट तीनों में सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कोई भी प्रोफेशन बनने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, किसी क्या नाम है नॉलेज की आवश्यकता होती है। यानी कहने मतलब उसकी नीड है आपको किसी नॉलेज और हमारे एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, तभी तो आप प्रोफेशन कहलाओगे, वरना आप कैसे कहला लोगे कि आप प्रोफेशन हो। अब इसमें हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि मैनेजमेंट में जो है हमें ये चीज़ की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। मैनेजमेंट इज़ अ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज़ इट ऑन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। द नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड द डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन। Indian Institute of Management AIMS हो गया have been set up in India, hence on this basis management can be accepted as a profession। यानी जो हमारा एम्स हो गया या कोई भी संस्था हो गई, उसमें जो है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, नॉलेज हो गया, एजुकेशंस हो गया, इन चीज़ों को रख कर के ही जो है वो लोग प्रोफेशन में आए हैं, तभी तो वो क्या नाम है एक प्रोफेशन कहला रहे। जैसे कोई बड़ी संस्था है, आप एम्स देख लो, पोलो देख लो, कोई से भी है, आप सीए में देख लो, सीए में भी तो एक है, वो पढ़ करके तो क्या नाम है नॉलेज अपने ग्रहण करके या उसे एक्वायर करके जो है तभी तो जाके वो सीए बना है, वरना वो कैसे बनेंगे। तो हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है, इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है जो एंट्री है प्रोफेशन में, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है? बिल्कुल है, पर मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट में जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है, कोई भी मैनेजर कर सकता है। हर मैनेजर, हर एम्प्लॉय, हर वर्कर, हाउस होल्ड, कोई सा भी हो वो मैनेजमेंट करता है। ये थोड़ी है कि वो नहीं करता, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट प्रोफेशन में है। और अभी क्या है कि आपको अगर कोई प्रोफेशन बनना है तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई एजुकेशनल स्किल होनी चाहिए जिससे कि आप हाँ प्रोफेशन कहलाओ। जैसे सीए के पास कोई डिग्री होती है तभी तो वो सीए कहलाता है। आप ऐसे कोई सरनेम नहीं लगा सकते हो, उसके लिए भी आपको क्या नाम है डिग्री की आवश्यकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
तभी तो आप सीए बनोगे। तो इसमें देख रहे थे क्या लिखा है, द एंट्री टू द प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग द एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अ डिग्री इज इन लॉ एसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ ऑफ प्रोफेशन एज। अब हम इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं। टेस्टिंग में क्या लिखा है, एज फॉर द मैनेजमेंट is concerned, anyone can be appointed as a manager irrespective of the education qualification post. Hence, on their basis, management cannot be accepted as a profession. मैंने वही बताया आपको। तो ये वाले जो पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये फेल हो गया, ये पास्ड हो गया। कहने मतलब ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थोड़ी है मैनेजमेंट में। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या मैनेजमेंट की कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से कोई डिग्री प्राप्त करते हो या कोई भी स्किल लेते हो, तो मैनेजमेंट में ऐसा थोड़ी है। हाँ, कई बाहर विदेशों में जो है मैनेजमेंट का जो है अभी भी ये चल रहा है। जैसे बाहर विदेश में आप देखते हैं कि वहाँ मैनेजमेंट के लिए भी आपको एचआर डिपार्टमेंट में भी अगर कहीं जाना है तो उसके लिए भी आपको डिग्री की भी आवश्यकता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव एज रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट, regulates entry. Second, grants certificate of practice. And third is creates a code of conduct for getting the activity of the profession. In India, representative professional association with the regard to the other profession have already been established. There are representative professional association like the Bar Counseling of India for lawyer के लिए हो गया, for Medical Counseling of India डॉक्टर्स के लिए हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट सीए के लिए हो गया। तो हमारा जो है ये प्रोफेशनल एसोसिएशन तो बिल्कुल नहीं है। हम इसमें बात कर रहे थे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कहने के मतलब है हर मेंबर जो है वो एक बाउंड होता है, यानी बंधा होता है किसी न किसी रूल्स रेगुलेशंस की कहने में आवश्यकताओं से। पर ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता नहीं होती कि आपको वो जो लॉ है आपको मानना ही मानना है। कोई भी ये सिर्फ प्रोफेशंस में चलता है, तो आप ये इसमें भी मना कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रोफेशन में ये पूरी तरीके से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल नहीं है इसमें। सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट का जो है कोई भी सर्विस मोटिव नहीं होता है। सिर्फ प्रोफेशंस जो है वो अपने कोई भी मान के चलिए कोई स्टडी कर रही है आपने, या आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो, आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, तो आप सर्विस ही तो दे रहे हो, कुछ सेवा ही तो दे रहे हो, जिसके बदले आप कुछ क्या नाम है अर्निंग्स कर रहे हो। ये आपका क्या है, एक प्रोफेशन है, ना कि ये मैनेजमेंट है। आप पढ़ा करके कुछ नॉलेज गेन करके आप लोग कोई प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करें तो आप प्रोफेशनल कहलाए, ना कि मैनेजमेंट कहलाए। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्विस मोटिव तो बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा 1.3। इसके बाद से इसकी एंडिंग हम कर देंगे। तब तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जिसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और कोई भी अगर आपको डाउट्स लगता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे ये बोल सकते हैं कि एक सेपरेट वीडियो ले आइए, तो मैं आपके लिए वो ला दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम यहाँ से एंडिंग करते हैं।